वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम 12th 100 मार्क्स अंग्रेजी के प्रॉस सेक्शन का दूसरा चैप्टर भारत इज़ माई होम के समरी को पढ़ेंगे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा कि इसी चैप्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव का वीडियो, जो इस पार्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, कुछ मुख्य बातें हैं, उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को देखें। आई होप आपको तब जाकर के समरी अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव को जान लेना जरूरी होता है कि उस पार्ट में किन किन बातों का समावेश किया गया है, किन किन चीज़ों का सम्मिश्रण है। तो माय डियर, भारत इज़ माई होम, जैसा कि आप देखें, इसके राइटर कौन है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। पिक के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारे देश के क्या थे, मुस्लिम राष्ट्रपति थे, यानी क्या लिखा हुआ, मुस्लिम प्रेसिडेंट। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इनका प्रेसिडेंट का टेन्योर यानी कि कार्यकाल क्या रहा, समय सीमा क्या रही, तो 13 मई 1967 में प्रेसिडेंट बने और 3 मई 1969 में ये इनकी देहांत ही हो गई। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश ऐसे प्रेसिडेंट को देश ने खो दिया 3 मई आप देखेंगे 1969 को। और ये ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु प्रेसिडेंट ऑफिस में ही हुई। ये बड़े सौभाग्य की बात है। तो माय डियर, आगे सारी बातों का समावेश है। समरी को देखेंगे हम, जैसा कि लिखा हुआ है, भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच जाकिर हुसैन गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग ओथ एज ए प्रेसिडेंट। यानी भारत इज माई होम जो चैप्टर है, भारत मेरा घर है, ये कौन सा एक्सट्रैक्ट है, किस पार्ट का उद्धरण है, किस प्रकार का एक्सट्रैक्ट मीन्स उद्धरण होता है। तो एक प्रकार का स्पीच है जो जाकिर हुसैन ने दिया था इन 1967 में, आफ्टर टेकिंग ओथ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेने के बाद। इन दिस स्पीच, मतलब इस स्पीच में ही प्लीज टू बी लॉयल, यानी कि वो खुद से एक तरह से वादा करते हैं, खुद से वो क्या करते हैं कि एक वादा के रूप में ही, प्लीज मतलब आग्रह करना, वो खुद से आग्रह करते हैं, यानी अपने आप से वो कहते हैं टू बी लॉयल टू द नेशन, कि वो पूरे राष्ट्र के लिए क्या रहेंगे, नेशन के लिए वो लॉयल दिखाएंगे, यानी अपनी भक्ति को दिखाएंगे, एंड इट्स वेलफेयर, और अपने नेशन के लिए कल्याणकारी कार्यों को करेंगे। यानी कि वो पूरी तरह से बता रहे हैं कि हम अपने नेशन के प्रति डेडिकेटेड रहेंगे, प्लीज रहेंगे, अपनी जितनी भी भक्ति होगी, जितनी भी लॉयल होगा, मैं उसको दिखाऊंगा अपने राष्ट्र के प्रति। डॉक्टर हुसैन एश्योर्ड अस, यानी डॉक्टर हुसैन जो है हम लोगों को सुनिश्चित करते हैं डैट कि ही इंटर्ड दिस ऑफिस, कि वो इस ऑफिस में इंटर्ड हुए हैं इन अ स्पिरिट प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, यानी कि पूरे प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ, मानवता के साथ इस ऑफिस में क्या हुए हैं, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, स्पिरिट के साथ, आत्मा के साथ इस ऑफिस में क्या हुए हैं, इंटर्ड हुए हैं, एंड टोटल डेडिकेशन, और पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन मीन्स होता है भक्ति, पूरे समर्पण के साथ इस ऑफिस में क्या हुए हैं, कौन से ऑफिस में, प्रेसिडेंट ऑफिस में इंटर्ड हुए हैं। कब, तो आफ्टर टेकिंग ओथ, कसम लेने के बाद प्रेसिडेंट के रूप में। ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो बता रहे हैं कि मैंने अभी अभी भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है संविधान, भारत के संविधान के प्रति अपनी भक्ति को क्या करने का, बरकरार रखने का अभी कसम लिया है, ओथ लिया है, और मैं अपने संविधान के प्रति सारे दायित्वों को पूरा करूंगा, अपनी लॉयल्टी को दिखाऊंगा। तो माय डियर, ये स्पीच दे रहे हैं, अपनी बात को बता रहे हैं। जब इनसे पूछा गया या जब ये कुर्सी संभाले प्रेसिडेंट का, तो इनको कैसा महसूस हो रहा था, ये बता रहे हैं। प्रेसिडेंट बनकर के क्या क्या करना चाहते हैं, कौन कौन से कल्याणकारी कार्य करना चाहते हैं। वेलफेयर मीन्स होता है कल्याणकारी, क्या क्या नेशन के प्रति इनकी श्रद्धा है कि हम अपने राष्ट्र को कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, इन्हीं सारी बातों का इस पाठ में समावेश है। आगे के स्लाइड में देखेंगे, आप देख रहे हैं, मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको एकदम पिक्टोरियल समझाने का प्रयास किया है। डॉक्टर हुसैन का पिक्च है, उसके बाद लिखा हुआ है 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के तीसरे प्रेसिडेंट बने, पास अवे ऑन 3 मई 1969, 1969 को 3 मई को ये पास अवे हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। एंड एजुकेटर, ये क्या थे, तो एक शिक्षाविद थे, एजुकेटर थे, एंड इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक व्यक्ति थे।
फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए, आप यहाँ देख रहे हैं। एंड ऑल्सो द फर्स्ट टू डाई इन ऑफिस, और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिनकी मृत्यु ऑफिस में ही हो गई। ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। ही वॉज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट सर्विस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने मतलब शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम से कम समय में प्रेसिडेंट का क्या किया, तो इन्होंने प्रेसिडेंट के पद पर है, शॉर्टेस्ट रहे कितने साल, 2 साल तक ही लगभग प्रेसिडेंट के पद पर रहे। ही सर्व एज अ गवर्नर ऑफ बिहार फ्रॉम 1957 टू 1962, 1957 से 1962 तक ये अपने बिहार के गवर्नर रहे। ये भी अपने आप में क्या है, तो एक बहुत बड़ी बात है। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। मैंने अपने पहले प्रारंभिक वीडियो में इनके जन्म स्थान सारी बातों का जिक्र किया है। अगर आप उन बातों को नहीं देखे हैं तो जा करके देखने का प्रयास करें। आगे लिखा हुआ है एज सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1967, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में 1962 से लेकर 1967 तक ये रहे। और देखेंगे कि इन 1963 में हुसैन वाज अवार्डेड द भारत रत्न, इंडिया हाईएस्ट नेशनल ऑनर, यानी कि इंडिया का जो सबसे बड़ा सम्मान है, हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है भारत रत्न, उनसे इनको नवाजा गया 1963 में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में 4 तरह के हाईएस्ट पुरस्कार दिए जाते हैं, नेशनल ऑनर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। कौन कौन से, तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। आगे देखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो को फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया सर्विस एज इट्स वाइस चांसलर, यानी कि वाइस चांसलर के पद पर भी रहे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, और उसके को फाउंडर भी रहे 1928 ईस्वी में। अंडर हुसैन जामिया बिकेम क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी उसमें भी इनके समर्थन में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। तो इतनी बातों का समावेश है। आगे देखेंगे द होल ऑफ भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, द पीपुल हैव चूज टू मेक मी एंड हार्ड ऑफ दिस फैमिली फॉर द सर्टेन टाइम। ये इनकी कोटेशन है बहुत अच्छी। ये पूरे भारत को अपना क्या मानते हैं, घर मानते हैं, और जितने भी भारत के लोग हैं उनको अपना परिवार मानते हैं। तो माय डियर, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बताया। आई होप कि आपको याद रहेगा। आगे की स्लाइड में और भी हम समरी को देखते हैं। डॉक्टर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। ये खुद ब खुद से प्लीज करते हैं, यानी कि खुद से ये वादा करते हैं कि ये पास्ट के जो कल्चर है, हमारे जो पिछली सभ्यता है, यानी कि बीत गई सभ्यता जो है, बीती हुई सभ्यता जो, उसके प्रति ये लॉयल्टी दिखाएंगे, अपनी भक्ति को दिखाएंगे। आगे देखिएगा ही सेज, ये कहते हैं एजुकेशन इज़ द ओनली इंस्ट्रूमेंट, कि एजुकेशन जो है एकमात्र इंस्ट्रूमेंट है, एकमात्र औजार है विच कैन डेवलप अ मैन, जो मैन को डेवलप कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को आपको डेवलप करना है, उसको उसमें व्यक्तित्व को निखारना है, पर्सनालिटी को लाना है, तो ओनली वन इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो एजुकेशन है माय डियर। स्टेट करे मैन स्टेट एंड नेशन, यानी कि एक मैन को आगे बढ़ाना है, एक स्टेट को आगे बढ़ाना है, एक नेशन को आगे ले जाना है, डेवलप करना है, तो क्या है, एजुकेशन इज़ द ओनली वन इंस्ट्रूमेंट। एजुकेशन, शिक्षा ही क्या है, एकमात्र हथियार है। He talk about culture and moral growth of nation and also says that it is possible only when education will be everywhere. ये बताते हैं, टॉक अबाउट, चर्चा करते हैं कि कल्चर, जो हमारी कल्चर है, सभ्यता है, एंड मोरल ग्रोथ, और जो हमारी नैतिक ग्रोथ है, जो हमें नैतिक भावना का विकास होता है, जो हमें जानवरों से अलग करता है, हमें इंसान बनाता है, ऑफ नेशन एंड ऑल्सो सेज, वो कब ग्रोथ होगा, कब आगे बढ़ेगा, उसी बात को बता रहे हैं। एंड ऑल्सो सेज, और ये भी कहते हैं डैट इट इज़ पॉसिबल, कि ये तब पॉसिबल है जब क्या होगा, ओनली व्हेन एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, जब एजुकेशन क्या होगा, हर जगह होगा, हर वर्ग के पास होगा, न ऊंच नीच किसी प्रकार की, न गरीब अमीर किसी को नहीं देखेगा, सब लोग को शिक्षा प्राप्त होगी, तो हम क्या बन सकते हैं, मोरल हमारा ग्रोथ हो सकता है, नेशन का मोरल ग्रोथ हो सकता है, कल्चर का ग्रोथ हो सकता है। कब, जब एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, एजुकेशन हर जगह होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही प्लीज हिमसेल्फ, देखिए बार बार प्लीज आ रहा है, खुद ब खुद से क्या करते हैं, वादा करते हैं, आग्रह करते हैं अपने आप से, वो अपनी एक वादा करने के सेंस में आता है, टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। वही बात है पीछे जो मैंने बताया, यहाँ भी वही लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो सेज दैट भारत इज़ माई होम, यानी कि वो पास्ट कल्चर के बारे में तो बताते ही हैं, और ये भी कहते हैं कि भारत मेरा क्या है, घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग क्या हैं, मेरे परिवार हैं। आगे लिखा हुआ ही फर्दर एक्नॉलेज डॉक्टर राधा कृष्णन गेव ब्राइट फ्यूचर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी, वो बताते हैं कि जो हमसे पहले, वो स्वीकार करते, एक्नॉलेज मीन स्वीकार करना, कि जो हमसे पहले राधा कृष्णन क्या थे,
राष्ट्रपति थे गिव ब्राइट फ्यूचर, उन्होंने क्या दिया है, सबसे अच्छा फ्यूचर दिया है ऑफ इंडियन प्रेसिडेंसी को। यानी इंडिया में जो प्रेसिडेंसी हैं, जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, कार्यकाज होता है, उनको एक नया ब्राइट फ्यूचर दिया है। कौन? राधाकृष्णन जब प्रेसिडेंट रहे तब। एंड ही सेज, वो कहते हैं डैट राधाकृष्णन ट्रस्ट, कि राधाकृष्णन जो है वो विश्वास करते थे एसेंशियल ह्यूमैनिटी, यानी कि जो एसेंशियल ह्यूमैनिटी जरूरी है मानवता का विकास करना इन मैन, यानी कि मैन में मानवता का, आदमी में मानवता का विकास करना क्या है, एसेंशियल है, यानी कि अनिवार्य है, आवश्यक है। एंड हैज़ ऑलवेज प्रमोट, और वे हमेशा प्रमोट करते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे द राइट ऑफ पीपुल, यानी लोगों के अधिकार को, टू लिव विथ डिग्निटी विथ जस्टिस, यानी कि पूरी डिग्निटी के साथ, यानी कि उसमें कोई भी उसका मतलब डिग्निटी मतलब होता है उसके गौरव को बढ़ाने में। यानी आदमी का गौरव कब बढ़ेगा, आपका गौरव, हमारा गौरव कब बढ़ेगा, जब हम शिक्षित होंगे, सब होंगे। तो किसी भी आदमी को शिक्षित बना करके हम उसके गौरव को बढ़ा सकते हैं, गौरव को जिंदा रख सकते हैं जस्टिस, न्याय के तहत, कि कहीं भी अन्याय नहीं हो। इन सारी बातों की चर्चा कौन करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन करते हैं। आगे की स्लाइड में देखेंगे, ही सेज डैट, वो कहते हैं कि द वर्क हैज़ टू मेजर एस्पेक्ट्स, यानी कि काम के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं समझने वाली, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं कि काम के दो पहलू हैं, दो मेजर एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, पहला कौन सा है, तो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स होता है जो हम स्वयं के लिए काम करते हैं, वर्क, इंडिविजुअल वर्क है मतलब अपने लिए कर रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज सोशल वर्क, और एक वो काम होता है जो हम समाज के लिए करते हैं, जैसे घर बना रहे हैं तो अपने लिए बना रहे हैं, और लेकिन वही अगर मान लीजिए कि स्कूल बनवा रहे हैं तो पूरे समाज के लिए बनवा रहे हैं। तो दूसरा कौन सा काम होता है, सोशल वर्क। बोथ, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर आपका स्पेस होना चाहिए, बोथ द वर्क हैज़ द सेम इंपॉर्टेंस, यानी कि दोनों जो वर्क हैं, चाहे वो इंडिविजुअल वर्क हो चाहे वो सोशल वर्क हो। इसकी भी चर्चा मैंने अपने पहले वीडियो में किया था, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि पहले उस वीडियो को देखिए तब जाकर के इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 नंबर की समरी पूछी जाती हैं, प्रोज सेक्शन से भी 5 नंबर की, पोएट्री सेक्शन से भी 5 नंबर की। तो समरी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा एग्जामिनेशन में। तो बताते हैं कि बोथ द वर्क हैज़ द सेम इंपॉर्टेंस, यानी कि दोनों जो काम है, कौन कौन काम है माय डियर, फिर से देख लीजिए, इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क, दोनों का क्या है, अपना अपना सेम इंपॉर्टेंस है, यानी कि एकदम बराबर बराबर महत्व है। बोथ आर म्यूचुअली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से क्या है जी, संबंधित हैं, परस्पर म्यूचुअली रिलेटेड हैं। इफ़ वी स्टार्ट वर्किंग एट इंडिविजुअल लेवल, अगर हम कोई काम इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं, केवल अपने लिए ही करते हैं, द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल, द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल, तो हो सकता है कि प्रोग्रेस सोसाइटी करे, बिल्कुल प्रोग्रेस कर सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। एंड जस्टिस लाइक दैट विदाउट अ सोसाइटी, लेकिन बिना सोसाइटी के एन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विल बी मीनिंगलेस, लेकिन अगर मान लीजिए सोसाइटी ही नहीं रहेगा तो आपका इंडिविजुअल प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। जब कोई नहीं रहेगा तो आप किसको दिखाइएगा कि हम 10 ताला बिल्डिंग बनाए हैं, इतना हमारा रुतबा है, गाड़ी है, घोड़ा है, जब आपको समाज ही नहीं देखने वाला रहेगा। इसलिए सोसाइटी ज़रूरी है, सोशल वर्क भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अस्तित्व कब बना रहता है, जब समाज होता है, क्योंकि समाज ही हमारी बड़ाई करता है। जब हमारी बड़ाई करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे तो हम शीर्ष पर पहुंच करके करेंगे क्या। तो ये बताते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे काम करते हैं तो हो सकता है कि आप प्रोग्रेस कर जाओ, सोसाइटी भी प्रोग्रेस कर रही हो, लेकिन अगर आप सोसाइटी के प्रोग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, जिस दिन सोसाइटी नहीं रहेगी उस दिन आपका इंडिविजुअल प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी कि अर्थविहीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, इंडिविजुअल वर्क मेक्स अ मैन स्ट्रांग, जो इंडिविजुअल वर्क होता है, जो हम व्यक्तिगत काम करते हैं, केवल अपने लिए करते हैं, वो हमें स्ट्रांग तो बनाता है और मोरल भी बनाता है, नैतिक बनाता है, एंड फ्री, और फ्री भी बनाता है हमें। बट एट द प्रिल, लेकिन जब खतरा आता है, प्रिल मीन्स क्या होता है माय डियर, खतरा, हजार्ड, बट एट द प्रिल, जब खतरा आता है, ही ऑल्सो नीड द सपोर्ट, तो हमें किस चीज़ की सपोर्ट पड़ती है, हमें भी सपोर्ट पड़ जाती हैं ऑफ द सोसाइटी, समाज की। बिकॉज सोशल वर्क हैज़ यूनिटी एंड पावर, क्योंकि सोशल वर्क के पास क्या होता है, यूनिटी भी होती है और पावर भी होता है। अगर आप सोसाइटी में हैं तो सोसाइटी के बाद पूरे समाज के पास क्या होता है, एक यूनिटी होती है, मतलब एकता होती है, और पावर होता है। तो माय डियर, एक प्रकार का भाषण है, राष्ट्रपति के वो ये वाक्य सब हैं, थोड़ा बहुत आपको समझने में कठिनाई होती होगी, बट अगर आप हमारी दोनों वीडियो को देखते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव की वीडियो आएगी, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो रहेगी, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, थोड़ा सा और है,
एट लास्ट अंततः ही सेज वो कहते हैं आई हैव फेथ इन माई पीपुल कि मुझे अपने लोगों में क्या है भरोसा है, यानी पूरे भारत के लोगों में विश्वास है। हु अप्लाई देयर फुल एनर्जी जो अपने पूरी एनर्जी लगा देते हैं, पूरी एनर्जी को यानी पूरी ऊर्जा को अप्लाई कर देते हैं टू वर्क काम करने में। एंड ही वुड टू बी प्राउड टू कंट्रीब्यूट टू इट और वो कहते हैं कि हमें इस तरह के कामों को, इस तरह की एनर्जी को देखते हुए हमें उन लोगों पर क्या होता है, प्राउड होता है, गर्व होता है जो इस तरह से हमें कंट्रीब्यूट करते हैं, हमें सहयोग देते हैं। तो माय डियर ये आपका समरी है, यहाँ पर ये ख़त्म है और आप इस समरी को लिखिए और बार बार सुनने का प्रयास कीजिए। आप हमारे पहले वीडियो को भी जा करके देखिए, दोबारा भी देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जितनी बार आप देखेंगे उतनी आपको फैक्ट याद रहेगा और जब आपको फैक्ट याद रहेगा तो आप समरी आराम से एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आप इसी समरी को लाइन बाय लाइन रटने का प्रयास कीजिएगा तो फिर वहाँ पर कोई लाइन टूट जाएगा, यानी कि चेन जैसे ही आपका टूटा दिक्कत खराब हो जाएगी। अब क्या हुआ, अब तो याद ही नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी दिक्कत होगी। तो इस वीडियो का कोटेशन भी देख लीजिए, बड़ी अच्छी लाइन है जो मिर्ज़ा गलीब साहब की हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, बहुत निकले मेरे आरमा मगर फिर भी कम निकले। तो माय डियर ये मिर्ज़ा गलीब की कोटेशन है, बहुत अच्छी हैं। आई होप मैं आपको हर बार कोटेशन दिखवाता हूँ क्योंकि आप में मोटिवेशन जगे, जानने की इच्छा जगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।